30 साल की विश्वास की इस विरासत में सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपके सामने नवीन जोशी टीम सीएलसी केमिस्ट्री आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जेईई मेन का सॉल्यूशन। अब अपन सोल्व करने जा रहे हैं इसी जो पीवाईक्यू का क्रम है, इसमें डी और एफ ब्लॉक जो है उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन 2023 और 24 के पेपर में थे, उनको अपन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब बात करते हैं ये सीएलसी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या एक्स्ट्रा और अलग रख रहा है। देखो, एक सॉल्यूशन क्वेश्चन का आपको जनरली कहीं पे मिल सकता है, लेकिन कुछ अलग विशेष बातें क्या है वो मैं आपको, या क्या डिफरेंस है, क्या नया है इसमें, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखो, हर क्वेश्चन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है या एक एग्जामिनर का अपना एक व्यू होता है भाई किस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए। तो हम आपके सामने जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इस डी और एफ ब्लॉक में क्या एक व्यू रहता है एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का, वो आपके सामने बात रखी जाएगी। एक लॉजिक होता है क्वेश्चन का, क्या लॉजिक है और इस तरह से और क्या लॉजिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने रखेंगे। किस तरह से एनसीईआरटी, नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह से एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। और चौथा, एक कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को किस तरह से आप ट्रिकी वे में कर सकते हो। तो आपको हर एक, मतलब जो एक सॉल्यूशन होता है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है तो आपके पास उस एग्जाम, जो भी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रहेगा। एनसीईआरटी की लाइंस किस तरह से एग्जाम में पूछी जा रही वो आपके सामने रहेगा। एक क्वेश्चन का जो ट्रिकी वे है वो आपके सामने रहेगा। और ओवरऑल एक चैप्टर को लेकर क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन डील करना है आपको, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने रखा जाना चाहिए या रखा जाएगा। तो मैं नवीन जोशी कंटिन्यू कर रहा हूं आपके सामने डी और एफ ब्लॉक का सॉल्यूशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना KMnO4 ऑक्सीडाइज I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। मतलब जो MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो I- को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इसके जो ऑक्सीडाइज करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से ऑक्सीडाइज करता है। जैसे एसिडिक मीडियम है तो खुद की रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाएगी Mn+2 और इसको ऑक्सीडाइज करेगा I2 में। और यदि MnO4- जो है वो I- को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एक वीक बेसिक बोल दो या फिर न्यूट्रल मीडियम में खुद तो जाएगा MnO2 में और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा IO3- में। तो आपको रेस्पेक्टिवली क्या देखना, I2 एंड IO3- आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला जा रहा है एक असर्शन, रीजन, कथन और कारण का क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि Cu+2 इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। बिल्कुल सही बात है। Cu+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, Cu+ से। ऐसा इसलिए होता है कि जो Cu+ है जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu+2 में आता है, नो डाउट इसमें अच्छी खासी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक होता है, यहाँ पर D9 में जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में एक अच्छी खासी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाती है जो इसको बैलेंस करने में काम में आ जाती है। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी खासी होने के कारण है, तो क्या बोला जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu+2 इज मच लेस। ये मच लेस नहीं होना चाहिए, मच मोर होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बेटा जी? ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट थर्ड है डायमैग्नेटिक लैंथोनोड आयंस आर। मतलब अपने को मैग्नेटिक नेचर देखनी है, प्रतिचुंबकीय देखना है। प्रतिचुंबकीय वो है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है। जैसे नियोडियम दे रखा है तो इसमें अपन देखते हैं जिनोन 4f4 एंड 6s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि हम बात करें इसके +3 की, +3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और एक यहां से निकल जाएगा, तो F3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये खत्म। ल्यूटीशियम एंड यूरोपियम। यूरोपियम की बात, ल्यूटीशियम तो डायमैग्नेटिक आ जाना चाहिए। किस तरह से, क्योंकि ल्यूटीशियम जो है वो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में जिनोन 4f जो है वो 14 हो जाएगा और मतलब सेकंड जब, और 6s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 5d 1 हो जाएगी। लेकिन अपने को क्या बोल रखा है, ल्यूटीशियम +3। तो ल्यूटीशियम +3 में जब होगा तो जिनोन और 4f14 वैसे ही पड़ा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, s के और एक d का, तो 5d हो जाएगा 0, 6s हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यूरोपियम। देखो, आप एक तरीके से सोच सकते हो कि जहां कहीं भी कैटायन F1 से लेकर F14 के बीच में कहीं है तो F1 वाला हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
डायमैग्नेटिक में चला जाए, हो सकता है 14 वाले से पहले जो है या इनके इन बिटवीन जो है वो शायद हो सकता है डायमैग्नेटिक में नहीं है, क्योंकि F2 F3 F4 इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर नहीं मिल सकता। तो मैं डायरेक्ट बोलता यूरोपियम में F7 मिलता है, F7 मिलता है तो ऑब्वियस है +3 तक तो ये डायमैग्नेटिक होगा नहीं, तो यूरोपियम भी डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, ये खत्म। ये पहले चेक कर लिया, यूरोपियम चेक कर लिया। अब लेंथेनम अपन ने देख लिया जो +3 में है, और सीरियम +4 में, इसको चेक करते हैं। तो लेंथेनम उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लेंथेनम का आ जाएगा ज़ीनोन और 5d1 4s2, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनम। और जब लेंथेनम +3 में जाएगा तो लेंथेनम +3 में क्या हो जाएगा, ज़ीनोन, एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 5d0 और 6s0। इसका मतलब लेंथेनम जो है वो डायमैग्नेटिक है। अब सीरियम की बात करते हैं, तो सीरियम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या रखता है, ज़ीनोन 5d1 4f1 और 6s2। अब यदि मैं सीरियम +4 की बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, तो केवल जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। इस तरह से जो थर्ड है उसमें डायमैग्नेटिक जो पूछा है, ये दोनों आयन जो है वो डायमैग्नेटिक होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे, कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है। नेक्स्ट बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयन को मैच करना है। बड़ा सिंपल, देखो मैचिंग टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इतना सा ध्यान रखो कि मैचिंग में यदि कोई एक मैचिंग आपकी बैठ जाए तो आप पूरा चेक मत करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शन में कोई एक मैचिंग आपको करेक्ट मैच करनी होती है, सारी मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी तो अपन सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज से बात कर रहे हैं। तो पहले क्रोमियम +2 की बात कर रहे हैं। वैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, लेकिन +2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं, तो एक तो 4s से गया होगा और एक इलेक्ट्रॉन किससे गया होगा, 3d से। तो जब 3d से 5 थे तो क्या बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Mn प्लस इसका 3d5 एंड 4s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 4s1। और उसके बाद निकल +2 है, निकल में 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो बचा क्या, 3d8, ओके। और इसके बाद में वेनेडियम है, तो वेनेडियम प्लस के अंदर 4s1 एक इलेक्ट्रॉन 4s में रह जाएगा और 3d 3 वैसे रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैच करते हैं, तो क्रोमियम +2 कहाँ मैच कर रहा है, क्रोमियम +2 मैच कर रहा है 3d4, 3d4 कहाँ है, थर्ड। तो ए में थर्ड आ जाना चाहिए, ए में थर्ड कहाँ मिल रहा है, केवल एक में मिल रहा है, आंसर तो फर्स्ट हो ही गया। लेकिन अब अपन को पूरी मैचिंग करनी है, अपन पूरी मैचिंग कर लेते हैं। तो पूरी मैचिंग क्रोमियम का मैच करें, Mn+ का d5, तो ये यहाँ मैच कर गया था, Mn+ का d5 एंड 4s1 ये यहाँ मैच कर जाएगा, Ni+2 का d8 ये यहाँ मैच कर जाएगा, और V+ का d3 4s1 तो सेकंड में मैच कर जाएगा। तो इस तरह से सारी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, ओके डियर। नेक्स्ट है फिफ्थ एक सिंपल सा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर जो CrO2 Cl2 जिसको अपन क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड जब NaOH में डिसोल्व किया जाता है तो आपको पता है कि वहां पर सॉल्यूशन जो है वो येलो कलर का हो जाता है, वो क्यों बनता है, एक तो ये है। फिर उसके अंदर क्या किया गया है, H2O2 जैसे उसमें ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन जाता है। उसमें कौन सा कंपाउंड है, दोनों चर्चा करते हैं। CrO2 Cl2, जैसे इस रेड ब्राउन फ्यूम्स को अपन पास करते हैं NaOH से, तो इस स्थिति में Na2CrO4 बनता है, प्लस बाई प्रोडक्ट में NaCl और H2 आ जाता है, ठीक है डियर। इससे येलो कलर आता है। नेक्स्ट, अब जब Na2CrO4 है, इसको एसिडिक HCl मीडियम में H2O2 से रिएक्शन करते हैं, CrO5 बनता है, जो कि एक स्पेशल कंपाउंड है, रेडॉक्स में सिखाया जाता है बटरफ्लाई टाइप कंपाउंड नाम से, और ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। पर अपना जो आंसर है, ए प्रोडक्ट ये हो गया और बी प्रोडक्ट ये हो गया, तो ए और बी रेस्पेक्टिवली फोर्थ में दे रखा है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है सिक्स्थ, बोला था द ऑरेंज कलर K2Cr2 and 7 and पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। देखो अपन कलर को जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो कलर का एक्सप्लेनेशन अपने NCERT में, अपने जो 11th 12th के कोर्स में काफी जगहों पर एक्सप्लेन कर रखा है, अलग अलग मॉलिक्यूल के कलर का कारण। देखो
मेन कारण कलर का क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, न्यूक्लियस रिलेटिव जो है, न्यूक्लियस से जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो दूर जाता है, पास आता है, इस तरह से जब भी रहता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है एमिट होती है, और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट, एब्जॉर्ब और एमिट दोनों होती है, जब एमिट होती है तो उस एमिट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर अपन स्पेशल नाम देते हैं उसी चार्ज ट्रांसफर को, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वहां पर अपन चार्ज ट्रांसफर जो है उसको डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन स्प्लिटेड डीडी ऑर्बिटल में होते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहिए, हिंदी में अपन बात करें तो अपने जो कलर का जो रंग का कारण है काफी जगहों पर अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो जो कलर को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग जगहों पर, उनमें मेन कारण माना गया आवेश स्थानांतरण। तो होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिलेटिवली दूर जाता है एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, वापस उसी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को निष्कासित भी करता है, और जो तरंग दैर्ध्य निष्कासित होता है उसका पूरा रंग हमें एक्चुअली दिखाई देता है, ऑब्जर्व होता है। यदि वो विजिबल रेंज में तो दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा। कुछ जगहों पर अपन आवेश स्थानांतरण को विशेष नाम भी दिया है, पर कुछ जगहों पर अपन आवेश स्थानांतरण ही बोलते हैं। जैसे विशेष नाम जैसे संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में विपाटित डी कक्षक होते हैं, तो विपाटित डी कक्षकों में जो चार्ज का आवेश का स्थानांतरण उसका डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जैसे K2Cr2 से या KMnO4, इसमें तो कोई डी स्प्लिटिंग होती नहीं है, तो यहाँ एनसीईआरटी केवल आवेश स्थानांतरण लिखता है, केवल चार्ज ट्रांसफर लिखता है। तो इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर, डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है डियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल चार्ज ट्रांसफर। तो 6th में हो जाएगा फर्स्ट। फिर 7th, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 gives A which on electrolytic oxidation in alkaline solution produce B, A and B respectively। देखो ये अपन देखते हैं KMnO4 का प्रिपरेशन मेथड है। ये बोल रहा है कि जब MnO2 को क्षारीय उपचयी गलन मतलब उसको पिघलाया जाता है, फ्यूज किया जाता है, और क्षारीय विलयन में जब उसका विद्युत अपघटन करते हैं अपन लोग, या ऑक्सीकरण करते हैं, विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण, तो B प्राप्त होता है। और B क्या है, देखो जब अपन लोग MnO2 को ऑक्सीडेटिव, जैसे अपन बात करते हैं KNO3 हो सकता है, या फिर एयर भी हो सकती है O2, बेस KOH के में फ्यूज करते हैं, हीट करते हैं, ये पिघलता है, तो इसमें बनता है K2MnO4। अब इस K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करने के लिए दो चॉइस होती है, लेकिन इसमें जो एक चॉइस दे रखी है अपने उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जब इसको एनोड पे लेके जाते हैं तो एनोड पर जो MnO4-2 होता है ये ऑक्सीडाइज होता है और बदलता है MnO4- में, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैसे, यहाँ पर मैग्नीज +6 में था, यहाँ मैग्नीज +7 में ऑक्सीडेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। तो अपने एक तो बना K2MnO4 जो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा KMnO4 या MnO4 में जो पर्पल कलर का होता है। तो अपना आंसर क्या बैठ जाएगा इसमें MnO4-2 एंड MnO4-। तो इसमें बैठ रहा है थर्ड आंसर, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट है 8th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अपने को सही स्टेटमेंट देखना है, कौन सा सही कथन है, देखते हैं। ये बोला Mn2O7 इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही लिखा है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है कि ग्रीनी ऑयल होता है Mn2O7। कोवलेंट मतलब करेक्टर ज्यादा आने की वजह से ये, मतलब कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पे भी किस तरह से रहता है, मेल्टेड फॉर्म में रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीले रूप में सही स्टेटमेंट। V2O5 रिएक्ट विद एसिड एंड गिव्स, वैसे V2O4 जो है बेसिक नेचर का है, एसिड से रिएक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो कंपाउंड बना रखा है वो गलत है, इसमें वेनेडियम +6 में जा रहा है, तो ये कंपाउंड बनाते ही नहीं बेसिकली, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है CRO इज बेसिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, CRO बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, जबकि CrO3 बेसिक एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर भी बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, देखो V2O5 जो है वो एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन आ रहा है, A और C कहां दे रखा है, थर्ड में, तो 8th का आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। देखो एकदम आप देखो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चल रहे हैं एनसीईआरटी के, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ भी रैंडम रखा जा रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपके सामने क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से और कुछ नहीं। इसमें फिर से बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी आपने यदि बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली कि किस तरह क्वेश्चन अपन डील करने हैं या कैसे क्वेश्चन अपने को समझने, या देखो अप्रोच देखो एकदम बेसिक लाइंस है जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, कोई अजीब सी लाइन नहीं रखी गई। इवन मैं ये बोलता हूं मॉडिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं किया गया इधर। तो द क्रोमेट इज स्क्वायर प्लेनर, इस क्रोमेट का मतलब क्या हो गया, क्रोमेट आयन का मतलब जो है वर्गीय समतल है, समतल है क्या, CrO4-2।
तो बिल्कुल अपन देखते हैं एनसीईआरटी में CrO4-2 जो है उसकी स्ट्रक्चर जो बना रखी होती है वो होती है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए, प्लेनर तो समतुलित हो ही नहीं सकती। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। फिर बोला है कि डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स, बिल्कुल सही बात है। क्रोमेट को अपन जब मतलब डाइक्रोमेट तब बनता है जब क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखा जाता है, तो एसिडिक मीडियम रखते ही उसमें कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है। सही स्टेटमेंट था। ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक। देखो ग्रीन मैग्नेट अभी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, MnO4-2 था ग्रीन कलर का, और इसमें मैग्नीज जो +6 में है, यदि मैग्नीज +6 में है तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी बच जाएगा, डी का एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये अनुचुंबकीय होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय नहीं होना चाहिए, डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। चलो डार्क ग्रीन कलर, देखो आपको ये हिंट भी मिल गया ग्रीन कलर का, ये रहा, इसी के बारे में बात की जा रही है। आप थोड़ा क्वेश्चन को कॉन्शियस होकर पढ़ोगे तो बाई चांस आपको स्टेटमेंट समझ दिया है, उसमें आप हिम्मत बता रहे हो, क्या पता उसमें कहीं आगे पेपर में हिंट मिल जाए। इवन इसमें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हिंट मिल गई। डार्क ग्रीन कलर K2MnO4 डिसप्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था KMnO4 को बनाने का तरीका। मैंने कहा कि K2MnO4 बन जाता है, उस K2MnO4 को जब KMnO4 में कन्वर्ट करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से, एक तो तरीका था इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या करो, K2MnO4 जो है उसमें जैसे एसिडिक मीडियम रखते हो तो ये डिसप्रपोर्शनेट होता है MnO2 प्लस KMnO4 में, तो बिल्कुल ही बन गया। तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट बी और ई सही हो जाएगा क्या। अच्छा डार्क ग्रीन कलर के अपन ने इसको पढ़ा है, रुको एक बार इसके लिए वेट करना ना, ई को समझते हैं। विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयोनिक करेक्टर ऑक्साइड डिक्रीजेस। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो नो डाउट इसकी ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उसमें कोवलेंट करेक्टर बढ़ेंगे और आयनिक कम हो जाएंगे, उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे और आयनिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बात भी सही है, अपन ने सही मार्क किया था उस टाइम। चलो कोई ना, बी सही है, डी सही है और ई सही है, बी डी ई। तो बी डी कौन सा हो गया, फोर्थ, तो 9th हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 10th की। ये बोल रहा है कि नियोडाइमियम का जो परमाणु क्रमांक 60 दे रखा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो काम करने का तरीका है, मेरा तरीका क्या है, आप देखो कि जीनोन है तो जीनोन जो है वो n कौन से 5th पीरियड में, ठीक है। अब अपने को पता है कि जब अपन यहां तक चलते हैं तो 54 एटॉमिक नंबर तक तो आ चुके होते हैं। उसके बाद की चर्चा मतलब अपन n6th पीरियड में आ चुके हैं, ठीक है डियर। n6th पीरियड में पहले 6s भरता है, फिर 4f, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाएगा और फिर बारी आएगी 4f की, चलो, और फिर 6p की। अपने को 6p तक तो पहुंचना ही नहीं है। तो देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन जिनोन तक तो आ ही जाएगा मामला, और पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो यहां तक 54 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, उसके बाद में 54 56 हो चुके हैं। अपने को यदि इलेक्ट्रॉन भरने कितने, अब इस पे देखो आपको दे रखा है डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, डी में कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब डी में इलेक्ट्रॉन कहीं है ही नहीं तो 5d का मतलब क्या रहा होगा, 0, और ज्यादातर 5d 0 रहता है। जैसे अपन लैंथेनोइड में बात करें, लैंथेनोइड में केवल 3 जगह d1 चलता है, केवल 3 जगह, एक तो सीरियम में चलता है, एक गैडोलिनियम में चलता है और एक लास्ट में चलता है ल्यूटीशियम में, ठीक है। इन 3 जगहों पर d1 आता है और कहीं नहीं आता d1। अपने को याद करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन बहुत जनरली पूछा जाता है। तो तरीका समझ गए इनका क्या हो गया। तो यहाँ 56 तक आ गए। अब कितने 4 इलेक्ट्रॉन और भरना, यदि यहाँ तक पहुंच 60 तक तो 4f4 आ जाएगा, ठीक है डियर। तो इसमें कौन सा बैठेगा कॉन्फ़िगरेशन, ये आ जाएगा 4th। तो 60 नंबर पे जो आपको पता हो तो ये थोड़ी देर पहले भी आया था, मतलब यही एनडी का अपन ने लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, वापस काम मेरा, चलो जो भी है अपने को तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलो नेक्स्ट, तो इसका में कौन सा आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है 4th। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन फिर से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का है जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्वेश्चन फिर रिपीट है, वही तरीका, वही काम करने का प्रोसीजर। क्या बोला जा रहा है कि NaCl क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बेसिकली Cl- होता है। क्लोराइड आयन जो एनाइन है एक एसिडिक रेडिकल, उसका एक टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, Cl- के एक्वस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाई जाती है। जब रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें बनता है क्रोमिल क्लोराइड जो होता है CrO2Cl2। इस क्रोमिल क्लोराइड में जब NaOH से पास करते हैं, ये रेड कलर की फ्यूम होती है, जब इसको पास करते हैं अपन CrO2Cl2 को NaOH से, तो इसमें बनता है Na2CrO4, और जो कि एक येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। हालांकि इसको फिर अपन यदि आगे लेड एसीटेट से रिएक्शन करवाएं, लेड एसीटेट में वैसे रिएक्ट करवाएं तो इसमें लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है डियर।
तो बेसिकली हुआ क्या, ये येलो सॉल्यूशन था, ये येलो प्रेसिपिटेट हो गया। थोड़ा मैं साथ में बता देता हूं क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी एक क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में जो मैक्सिमम आप कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं उसको कंप्लीट कर देते हैं। और ये रेड फ्यूम्स जो बनती है ये क्रोमिल क्लोराइड की होती है। अब अपन एक एक चेक कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन होते है सब्सटेंस भी बनता है, ये सब्सटेंस भी बन गया, ठीक है, जो पदार्थ भी बन रहा है उसका धूम जो फ्यूम्स बन रही है, ठीक है। अब वो पीले रंग का विलयन देता है इनमें से गुजारने पर, तो ये रहा पीले विल सी, ये रहा, तो बी और सी CrO2 Cl2 N2 CrO4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है 12th, बोला जा रहा है कि which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। D3 ये साफ पता चल रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एक एक डी में कर देना है। D7 है, तो D7 आप जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जब हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, ठीक है। D6 की बात करें तो D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, जब वापस पेयरिंग के बाद एक पेयर होगा 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे, ठीक है। और D8 में 2 अनपेयर्ड बचेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है सबसे ज्यादा आ जाएगा, जिसमें आयोगित इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। नेक्स्ट 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फॉलोइंग, जो भी अपने को युग्म दे रखे हैं उनमें कौन सा गलत है अपने को जस्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है वोकर प्रोसेस, वोकर प्रोसेस में एक्चुअली PdCl2 नहीं PdCl2 काम में आता है, तो वैसे ही गलत हो गया, पहले इसका आंसर याद है, मतलब बच्चों के सारे सही हैं। और ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के क्वेश्चन आजकल बहुत जनरली पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखो कि एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि साइंस पढ़ने का अपना लॉजिक ये होता है कि जनरली वो साइंस कहाँ और किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आ रही है। आपको ये चीज नहीं पता तो साइंस में आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं सिंपल सी बात मानता हूं कि जब भी आप कुछ मतलब समझ रहे हो या उसमें कुछ एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से याद रखो, ताकि एटलीस्ट ये पता चले कि यार विज्ञान अपने जीवन में कहाँ और किस तरह से काम में आ रही है, ताकि विज्ञान में अपना फेथ और विश्वास बढ़े। क्योंकि है क्या, सब जगह विज्ञान है, सब जगह साइंस है, हर चीज में साइंस रिलेटेड है, पर जब अपन उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखते हैं ना एक बड़े पैमाने पर, तो अपना विश्वास जागता है कि हाँ यार इस तरह से ये साइंस काम में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बोल रहे हैं D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो D10 में पहले से लिख देता हूं, कहां क्या देखने को मिलता है अपने को इन जनरल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे 3D10, हालांकि मैं इसके साइड में लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा। ये 3D10 में होता है, ये 4D10 आता है और ये 5D10 आता है। इससे जस्ट पहले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें भी एक्सेप्शनल केस की वजह से S1 आ जाता है, इसमें S2 रहता है, एटलीस्ट S2 के साथ सारा आता है, S2 रहेगा इसके साथ ही सारा आएगा। इसमें S1 रहता है, S1 के साथ क्या आता है, 3D10 आता है, इसमें भी 4D10 आता है इसमें, और इसमें 5D10 आता है। इसका मतलब इनमें D10 मिलेगा, कॉपर D10 का है, जिंक D10 का है, कैडमियम D10 का है, सिल्वर D10 का है। इधर ये D10 का नहीं है, D10 का नहीं है, D10 का नहीं है, D10 का नहीं। D10 पूछा तो अपन वही टिक करते हैं ना, जो सारे D10 मिल गए अपने को विन्यास में, है ना। चलो कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट 15th है। 15 फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इन लैंथेनॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवरेबल बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि जो लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स में जनरली क्या होता है कि इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैटर की +3 होती है। क्या होती है, +3। ये बात अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो लैंथेनॉइड है, अभी हिंदी में चर्चा ये की जाए, लैंथेनॉइड C+4 बनना एक आदर्श विन्यास के कारण आसानी से हो जाता है। तो अपने को पता है +3 में रहता है, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पहली बात, इसमें अब दो बातें हो रही है, यदि इसमें कोई +2 मिल रहा है और यदि इसमें कोई +4 मिल रहा है तो गारंटी कोई ना कोई विशेष बात हो तो ये मुश्किल से मिल गया हो, क्योंकि रहना किसमें जाते हैं, +3 में। अभी +2 में यदि मिल गया होगा, बाई चांस मिल गया होगा, स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल तो ये है, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, अपचायक का काम करेगा अच्छे खासे, और ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सीरियम में ऐसा क्या हुआ, +4 में अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, याद करो सीरियम का जो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ज़ीनोन, मैं एन की मतलब सेल नंबर के सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 4f, तो चलो 4f में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था, सीरियम पहला एलिमेंट है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन था और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। और यदि सीरियम +4 में चला जाए तो ये एग्जैक्ट जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बात सही लग रही है। फिर बोला कि C+4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिट्रीविंग टू द कॉमन +3, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को +3 मिलाने के लिए
क्या करेगा, वापस एक ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। बिल्कुल ये अपना आपको रिट्राइव करना चाहता है, +3 जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। स्टेटमेंट ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा होगा, वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो सेकंड आंसर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अभी जस्ट चर्चा की थी कि लैंथेनॉइड में जो +2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट, को सारे लैंथेनॉइड्स दे रखे हैं, तो थर्ड आ जाएगा। 16 के बाद 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मतलब कौन सा इनके लिए सही कथन है। दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एज द डी सबसेल इज फुल। मतलब गलत है, इनकी तो बहुत कम होती है, मतलब इतनी कम होती है, सॉफ्ट मेटल होती है ये, और ये मतलब वोलेटाइल मेटल, वाष्पशील धातु इसको अपन कहते हैं। तो देखते हैं, जिंक कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल Hg शो, बिल्कुल सही बात है, जिंक +2 में रहते हैं। कंपाउंड ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नहीं, इसके कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिंक Hg के नहीं होते, क्योंकि +1 में तो होते हैं इसके कुछ कंपाउंड, तो ये तो गलत हो गया। जिंक कैडमियम मरकरी आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, सही बात है, ये काफी सॉफ्ट धातु, इनमें जो डी के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए सॉफ्ट मेटल में आ जाता है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा इसमें, जो सही स्टेटमेंट, एक तो बी हो गया और एक डी आ गया, बी एंड डी थर्ड हो जाएगा। 18th फिर से एक एप्लीकेशन है जो अपने याद करनी, इस पे बेस्ड है, तो अपने को अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे जिगलर कैटलिस्ट है तो टाइटेनियम का होता है, ब्लड है तो आयरन का है, अपने को याद होना चाहिए। विल्किंसन कैटलिस्ट है तो रोडियम का हो जाएगा। विटामिन B12, अब विटामिन B12 और ब्लड का जो पिगमेंट है, जो आयरन का और कोबाल्ट का जो है, ये अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दे रखा है। अब इसमें मैचिंग देखते हैं, एक के अंदर फोर्थ, एक के अंदर फोर्थ, एक में दे रखा है। पूरी मैचिंग भले बिठा लो, लेकिन आपके एक मैचिंग से सारा सही हो सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन को सारे मैचिंग पता नहीं है तो अपन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना अपने को ना। नेक्स्ट 19, KMnO4 डिकम्पोज ऑन हीटिंग। दिस बड़ा सिंपल सा हीटिंग इफेक्ट है। KMnO4 को जब हीट किया जाता है, तो जब भी ऑक्सीसोल्ट को हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन बनती है, तो इसमें बोला ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा, ठीक है, तो हीट किया जाता है तो K2MnO4, एक बिल्कुल मतलब बेसिक रिएक्शन जो अपने क्या होना, एक MnO2 बनता है और साथ में O2 बनता है, तो K2MnO4 MnO2 अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 19, एल्कलाइन मीडियम MnO4 माइनस, अभी सर पहला क्वेश्चन ये क्या था, IO3 माइनस ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट 21, भाई क्वेश्चन जस्ट रिपीट, उसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, चर्चा कर रखी है, क्योंकि कुछ रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो आए हुए तो अलग अलग है एग्जाम, जो अलग अलग पेपर में, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में आ रखे हैं, कुछ इवनिंग शिफ्ट में आ रखे हैं, लेकिन अपन क्या करके कर रहे हैं, एक बार सबको देख रहे हैं, अपने को पता चले ना यार इसी एक लाइन पर कितने वैरायटी से क्वेश्चन बन रहे हैं या कितने तरीके से पूछे जा रहे हैं। इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Cr+2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि Cr+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है किसमें, +3 में। ये सारा इसके SRP की वैल्यू से अपने को जस्टिफाई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि इसका +3 ज्यादा स्टेबल रिलेटिव +2 के कंपेयर में, और Mn+3 जो है वो जाना चाहता है Mn+2 में, क्योंकि वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्या हो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोले तो अपूर्ण रूप से भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अर्धपूरित विन्यास अतिरिक्त स्थायी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा इसलिए कि देखो ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन वो अलग रेफरेंस में बात की जा रही है, ठीक है डियर। नेक्स्ट 22, द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, मतलब किसमें उच्चतम तीसरी आयनीकरण ऊर्जा है। देखो एक जनरल अपने को जो 3D सीरीज में जब चलना है तो अपने को पता है कि यार रेडियस कम हो रही है, तो जनरलाइज वे है कि राइट में मूव करेंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़नी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, एक जनरल चर्चा है। लेकिन खास बात क्या, इसने बोला है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नो डाउट कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तब ज्यादा हो सकती है जब उसको कोई विशेष बात मिले या स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले। विशेष बात का मतलब ये है, ठीक है, विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता हो। तो Fe में 30, मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं जहां से 30 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इसमें 3d6 से 30 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसमें क्रोमियम का पहला इलेक्ट्रॉन 4s1 का गया, 3d5 से गया, फिर 3d4 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d5 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। वैनिटी में 3d3 से अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहां पर जो
तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव मैग्नीज के हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हो रहा है, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बड़ा सिंपल सी बात है, अपन ने चर्चा भी की थी कि डी ट्रांजिशन वहां शो होता है या कलर का कारण वहां माना जाता है जहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। देखो ये चारों जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, एक और मैं बता देता हूं, K2Cr2 Cr2O4, KMnO4 एंड K2MnO4, इन सब का जो रीजन माना जाता है, इन सब का रीजन अपन लोगों ने मान रखा है चार्ज ट्रांसफर, ओनली चार्ज ट्रांसफर। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाता है जैसे CuSO4.5H2O है, तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म है CuH2O4, जहां पर 4H2 लिगेंड का काम कर रहे हैं, SO4.H2O। ओके डियर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है जहां पर कॉपर जो है +2 में है और 4 जो है वो H2 लिगेंड का यहां काम कर रहे हैं। ओके डियर, तो यहां पर जो d ऑर्बिटल्स उसका स्प्लिटिंग होगा, d कक्षकों का विपाटन होगा और इस वजह से डी ट्रांजिशन की वजह से कलर इसका ब्लू कलर आता है। ओके डियर, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है 24। फिर से पूछा जा रहा है कि if first show transition metal in its +2 oxidation state has spin only magnetic moment value of 3.86 per magneton, the atomic number of the metal। ये बोल रहा है कि जो प्रथम 3D श्रेणी जो है, प्रथम श्रेणी बोलते हैं, 3D श्रेणी बोलते हैं, उसमें +2 ऑक्सीजन अवस्था में जब है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 3.86 है। तो बोला जा रहा है वो धातु कौन सी हो सकती है। पहली बात, जब 3.86 तो ये ध्यान रखना, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ट्रिक है, जितने पॉइंट समती है ना, तो जितने पॉइंट से पहले उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, ठीक है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो दो जगह संभावना है, 3 अनपेड एक तो D3 में मिल सकता है और 3D8 में मिल सकता है। लेकिन ये कब है? जब +2 में। यदि +2 नहीं होता तो S के इलेक्ट्रॉन वापस रख दो, क्योंकि 3D सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन S से निकलते हैं, दोनों के दोनों। तो या तो ये हो सकता है, एक संभावना ये है, या फिर ये हो सकता है, एक संभावना ये है कि जहां 3D के अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अपन अब मेटल का कॉन्फ़िगरेशन M1 मान के इसको लिख दिया, M2 मान के, ना कि इसके पॉजिटिव चार्ज लिखा है, न्यूट्रल स्टेट में लिखा है अपन ने बेटा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें कितना आ जाएगा? 23 एटॉमिक नंबर आ जाएगा इस मेटल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन आ चुका था, 4s2 तक 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 23 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 28 हो गए। दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा अपना सही मानने जाएगा, तो इसमें 23 मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है 25। द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंट फॉर्म, मतलब इसके जो तत्व रूप है उसमें तत्व रूप में सब जीरो में है, उसके अलावा केवल एक ही ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो हालांकि उसमें अपन स्कैंडियम को बोलते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में। देखो आप देखते हो कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी, फिर बढ़ी, फिर वापस कम हुई। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो अलग अलग अपने को मिल रही है, या अलग अलग तरह का अपन देखने को मिल रही है। तो स्कैंडियम जो है वो पहला एलिमेंट, और लास्ट में जाते जाते जिंक तक अपन देखते हैं कि उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ही मिलती, मतलब +2 एक ही मिलती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। फिर है 26। द मैटर दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी यही चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं 3D सीरीज में, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण की जो वैरायटी, इनकी संख्या वो बढ़ती जा रही है और हाईएस्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे स्टार्टिंग +3 से हुई, बीच में मैग्नीज तक +7 तक पहुंच गए, वापस जिंक तक जाते जाते +2 में पहुंच गए। तो जब मैग्नीज पर थे तो +2 से लेकर +7 तक सारी वैरायटी, मतलब 6 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। तो ये जो 6 अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है वो सब जरा वैरायटी कौन रख रहा है? मैग्नीज। तो आंसर हो गया मैग्नीज। 27। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग that have ability to liberate hydrogen from dilute acid। देखो अपने को कैसे पता चलता है हाइड्रोजन मतलब रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस? तो जिस मेटल का SRP जो है वो नेगेटिव होगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। और ये तीनों मतलब अपन डी ब्लॉक में देखते हैं M+3 से M+2 का जो SRP है ये नेगेटिव है। ये डी ब्लॉक की वैल्यूज में वैल्यूज डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना अपने को पता है कि जो अपन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, मतलब इतना अपने को एक आइडिया है कि इनसे पहले वाले नेगेटिव होते हैं और इसके बाद वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहां से पहले नेगेटिव मैग्नीज और उसके बाद वाले पॉजिटिव होते हैं। तो ये तीनों नेगेटिव में, तो ये तीनों क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। ओके डियर। नेक्स्ट 28. The number of element from the following that do not belong to the lanthanoids। फिर से बोल रहा हूं, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको एलिमेंट याद होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और इसमें जो सेमेरियम है वो अपना एक्टिनोइड्स में से, जबकि और सारे क्या है? लैंथेनोइड है। तो लैंथेनोइड का कौन नहीं है? केवल एक एलिमेंट लैंथेनोइड से नहीं है।
29 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 इज दिस, ठीक है, वेयर इज दैट ऑफ Cu+ इज दिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब आपको बताया गया कि Cu जो है +1 में है वो D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है 3D10, और Cu जो +2 में है उसमें 3D9 आता है। लेकिन अपने को पता है फिर भी Cu+2 ज्यादा स्टेबल, इसकी चर्चा हमने की थी, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन की तो वजह से नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव में जो ज्यादा एनर्जी लगी इसकी मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करने में, वो हाइड्रेशन से बैलेंस हो जाता है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, भले लगी रहा हो लेकिन ज्यादा स्टेबल +2 होता है रिलेटिवली। तो Cu+1 एंड Cu+2 आर इक्वल स्टेबल नहीं, Cu+2 इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप देखो क्वेश्चन पूछने का वे अलग है, इसी क्वेश्चन को दूसरी बार पूछा जा रहा है लेकिन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। वहां AR में क्वेश्चन था, अभी स्टेटमेंट दे रखा है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, ठीक है डियर। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ नहीं होता, एक स्टेबिलिटी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी सब्लिमेशन एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, और हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है डियर। 30 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टाइनियम जो है वो बताना है ना, इस अपने को इसका एटॉमिक नंबर पता है 99 है। देखो यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो मैं तुमको तरीका बता चुका हूं, ये जो एलिमेंट है वो रेडोन के बाद, देखो अपने को साफ पता चल रहा है रेडोन के बाद है, और रेडोन अपने को पता है 86 नंबर पे आता है, उसके बाद है, तो इसके बाद मतलब n इज टू, ये कौन सा पीरियड था, ये 6th पीरियड था, अपन चले आएंगे 7th, उसके बाद में 7th पीरियड का एलिमेंट ये आएगा, तो यहाँ पर आप 86 तक तो रेडोन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी 7s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 7s के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां तक तो 86 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 88 हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, लेकिन डी में देखो किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया हुआ, तो 6d क्या हो जाएगा 0। अब जैसे मैंने बताया कि लैंथेनॉइड में 3 जगह ऐसी होती है वहां D1 मिलता है, वैसे एक्टिनॉइड में 5 ऐसी जगह होती है वहां D1 मिलता है, अपने को याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, पर हिंट के लिए देखो D1 कहीं है नहीं, झंझट खत्म। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 11 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, वो किसमें आ जाएंगे 5f11 आ जाएंगे, तरीके से लिखेंगे क्या बन जाएगा रेडॉन 5f11 6d 0 एंड 7, इसको सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है अपन ने, तो इसमें कौन सा आंसर बैठ जाएगा आपका 11 का 4th, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं 31, फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जनरली वो सारे किस तरह के क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे या किस तरह से किस तरह के मिल रहे हैं आपको, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। जैसे ये जो स्टेटमेंट है बोल रहा है कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप among the transition element unlike p block element। जब p block के तत्वों में अपन देखा कि नीचे जाने पर कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है, और d block में जस्ट इसका विपरीत ही बोला जा रहा है, p block तत्वों में विपरीत संक्रमण तत्वों के समूह में नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, p block में निम्न स्थायी होती है और d block में उच्च स्थायी होती है। क्योंकि p block में दिक्कत थी अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट था, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इससे नहीं ये दिक्कत पैदा की थी जब इन्होंने इनकम्प्लीट शिल्डिंग लगाया, अपूर्ण परिरक्षण लगाया, इस वजह से पी ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिला, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिला, तो इन पे खुद भी नहीं दिखता, इनका इफेक्ट आगे देखने को मिलता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट तो सही है। और फिर कॉपर कैन नॉट बी लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, ये बात भी सही है, क्योंकि वीक एसिड है इसलिए क्योंकि इस में हाइड्रोजन से नीचे है, यदि लिथियम को टॉप पे मानता हूं तो, और इस में जो हाइड्रोजन से नीचे एसिड के साथ रिएक्ट करने पर H2 गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट है 32, द इक्विलिब्रियम दिस इज शिफ्टेड टू राइट साइड, इसको अपने को दाहिनी तरफ शिफ्ट करना है, तो क्या है देखो अपने को इतना बना होना चाहिए, ये है डाइक्रोमेट जो एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है, ये क्रोमेट जो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, या न्यूट्रल मीडियम में बोल दो, तो अपने को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो बेसिक मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा शिफ्ट करना है तो अपने को बेसिक मीडियम, ठीक है। 32 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन को एनसीईआरटी की लाइन दे रखी होगी पक्का। ये बोला फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स डार्क ग्रीन KMnO2, बिल्कुल सही बात है, अपन इसको 3 या 4थी बारी बात लिख रहे हैं, ठीक है डियर, तो सही है, इसके प्रिपरेशन में आता है। फिर बोला मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम गिव्स पर मैग्नेट आयन, बिल्कुल सही रिएक्शन भी अपन लिखी थी, एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो जो मैग्नेट आयन है +6 से +7 पर मैग्नेट में चला जाता है, और इस प्रिपरेशन का सेकंड स्टेप ही होता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th।
अब है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कैसे थे, वो ऑब्जेक्टिव थे। अब इंटीजर टाइप के, इंटीजर टाइप में देखो कुछ कैलकुलेशन अपन करेंगे जो मतलब अप्रोक्सीमेट में, तो अप्रोक्सीमेट अपन तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग मेटल आयन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। देखो जिनका चुंबकीय आघूर्ण का मान समान है, बस इतना ही देखना है कि कितनों में समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, उसमें अपना आप सेम आ जाएगा। जैसे वेनेडियम है, अब इसमें आयंस लिखा हुआ है ना, वेनेडियम +3 है, तो वेनेडियम का 23 है तो D3 आ जाएगा, +3 है तो 4s1 इलेक्ट्रॉनिक, 4s के 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, और D3 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो D क्या हो जाएगा 2। मैं कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ पैरेलल लिखता रहता हूं, ज्यादा फायदे में रहेंगे। वेनेडियम +3 है, तो वेनेडियम +3 में क्या आ जाएगा, 4s के इलेक्ट्रॉन गए तो 4s तो हो गया 0, और 3D3 थे, 3D3 में से 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 3D2 बच जाएगा, ठीक है। फिर क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 में 4s1 इलेक्ट्रॉन गए, 2 D से जाएंगे, तो 5 में से गए 2 तो 3 बच गए, और 4s तो क्या हो गया 0। फिर कौन है, Fe+2 है, Fe+2 में क्या हो जाएगा 3D6 हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा 0। फिर Na+3 है, Na+3 है तो 3D8 हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा 0। तो इस पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 इन दोनों में सेम है। तो पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द मेटल्स हैव सिमिलर, मतलब कितने ऐसे धातु हैं जिनका समान है। 2 धातु, एक तो वेनेडियम हो गया और एक निकल। आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन ऑफ परमैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब परमैग्नेट जैसे MnO4- जो है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूस होता है, किसमें गया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में जा रहा है, जो अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या शामिल होगी। बड़ा सिंपल सी बात है कि जितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया, ऑक्सीकरण अवस्था में जितना परिवर्तन हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। यहाँ मैग्नीज +7 में है, यहाँ मैग्नीज +4 में है, तो गारंटी इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तो +7 से प्लस पर मैग्नेट है ना, हाँ पर मैग्नेट है, तो +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है थर्ड, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स इन दीज। ठीक है, तो FeCO5 जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें तो Fe किसमें आ गया 0 में, VO2+ में वेनेडियम +4 में, तो ये +4 आ जाएगा। टंगस्टन WO3 है, WO3 वेनेडियम किसमें +6 में। कैसे चेक करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, VO2+ चेक करके बता देता हूँ। VO2+, तो वेनेडियम का अपन X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, इस गोष्ट जो चार्ज है +2, तो यहाँ से X कितना आ गया +4, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब टोटल ऐड करना है तो अपने कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें 10। नेक्स्ट फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ आयन फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रोंशियम में अपने को पता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो जनरली मिलता है अपने को, वो S ब्लॉक में मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में +1 में मेटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ग्रुप 2 में मेटल तो +2 में नोबल में चला जाएगा, तो स्ट्रोंशियम +2 में चला जाएगा, सीजियम +1 में चला जाएगा, लैंथेनम +2 में, तो लैंथेनम यदि +2 में, तो आपको पता हो तो ज़ीनोन तक तो ठीक है, लेकिन जो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 6s तो 0 हो जाएगा, लेकिन D का 1 इलेक्ट्रॉन भी पड़ा है, तो इसका मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेड है, लेड का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, ना ट्रिटियम का सवाल पैदा, ना Fe, क्योंकि ये सब बीच पे है, बीच की मेटल्स हैं। तो आप देखो कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलने की संभावना कहाँ है, संभावना फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, यहाँ तक फोर्थ तक है, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ते हैं, तो अपने पता चल गया इसमें कौन सी 2 मेटल्स जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट फिफ्थ, इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन प्रोडक्ट। वापस वही चर्चा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, पोटेशियम क्लोराइड KCl है, ठीक है, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। तो इसमें क्रोमियम बनता है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, जहां पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वो 3D सीरीज होगी। फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन,
जो फर्स्ट सीरीज उसमें हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वैल्यू देखते हैं तो वेनेडियम की आती है। एटोमाइजेशन की ज्यादा एंथैल्पी किसमें आती है? वेनेडियम में आती है। अपॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म ऑक्साइड फॉर्मूला M2ON वेयर N is 2, 3, 4 and 5 द स्पिन एनर्जी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अपने को 3 हिंट मिले। ये बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण धातु है, एक तो वो प्रथम श्रेणी का है मतलब 3D सीरीज का है, उसकी कण की एंथैल्पी के सर्वाधिक है, दूसरा हिंट ये हो गया। और जब इसके ऑक्साइड बनते हैं ये भी एक हिंट मान सकते हो। और जो ऑक्साइड है वो कैसा बनता है, किस तरह का बनता है? उभयधर्मी एम्फोटेरिक। इतने हिंट दे रखे हैं तो मैंने तो वही बोल दिया था। वेनेडियम 3D में सबसे हाईएस्ट रखता है, सर्वाधिक रखता है। तो इसके देखो ऑक्साइड बनते भी हैं V2O3, V2O4, V2O5, ये सारे ऑक्साइड बनते हैं। और ये जो है इसकी बात चल रही है उभयधर्मी की, इसमें पूछा जा रहा था। इसमें जब पूछा जा रहा है इसमें वेनेडियम +5 में, और वेनेडियम +5 में होगा तो इसका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वेनेडियम अपन देखते हैं, जब वेनेडियम का अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 4s3d 3 and 4s2, पांचों इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 मैग्नेटिक मोमेंट। 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस, ठीक है। Product A in neutral or acidic medium disproportionate to give B and C along with water. The sum of spin only magnetic moment values of B and C are, ठीक है। अपने बोला जा रहा है कि MnO2 है, अपन ने बात की MnO2 जो है KOH से रिएक्शन करता है। ये फिर से बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन मेथड ही है, जिसमें से पहला स्टेप दे रखा है K2MnO4, वापस वही मतलब घुमा के इसके प्रिपरेशन मेथड को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जब ये K2MnO4 है, K2MnO4 आगे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो ये बनाएगा एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में MnO2 प्लस KMnO4। MnO2 KMnO4 में Mn यहां तो हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां +4 में, तो यहां पर +7 है, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कि 2s के गए 5d के गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेंगे, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही आ जाएगा। प्लस इसका देखना Mn किसमें +4 में, तो मैग्नीज यदि +4 में, तो मैं केवल लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं +4 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s के गए और d5 से 2 हो जाएंगे, तो d क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? s के 2 गए और +4 में तो 2 d के भी जाएंगे d5 में से, तो d5 में से 2 गए तो d3 बच गए 3। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखना है कितना आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 × 3 + 2, ठीक है। इसका अंडर-रूट तो ये हो गया √15 अप्रोक्स, और ये 3.86 समथिंग बनेगा। 3.86 + 0 3.86, और इसकी जो नियर जो इंटीजर वैल्यू 4 है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 4। अपने को नियरेस्ट इंटीजर देखना, तो इस 3.86 अप्रोक्स कहां जा रहा है? 4 के आसपास जा रहा है, ठीक है डियर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ आयन अमंग दिस एंड दिस दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज, मतलब ये जो दे रखे हैं अपने को, ये जो दे रखे आयन, वह आयन जो अम्लीय माध्यम में या जलीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम नहीं, जलीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो उसका प्रकरण मात्रा या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? देखो, कोबाल्ट +3 जो है, कोबाल्ट +3, Mn+3 और Fe+3, ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। ये केमिकल प्रॉपर्टी में दे रखे जो ऑक्सीकारक का काम करता है, इन तीनों में तो यही काम करेगा ऑक्सीकारक, कोबाल्ट। और कोबाल्ट यदि +3 में, तो अपने को पूछा गया है कि उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है। कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन पहले कोबाल्ट का लिख देते हैं। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3D, लास्ट का लिख रहा हूं केवल वैलेंस का, ठीक है। 3D 7 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा? 2, और कोबाल्ट +3 में तो केवल क्या बच जाएगा? 3D 6 बच जाएगा। 3D 6 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा जी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 और 6, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 6 का अंडर-रूट बोहर मैग्नेटॉन n √n × n+2, अभी थोड़ी देर पहले काम में भी लिया था, 2n+2, ठीक है डियर। चलो, तो इसमें हो जाएगा √24, तो 4 पॉइंट मतलब अच्छी खासी, मतलब √25 होता तो 5 हो जाता, अप्रोक्स 5 के आसपास वैल्यू आएगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा 5। चलो नेक्स्ट है 8th के 9th, the fusion of chromate ore with the sodium carbonate in the presence of air lead to the formation of product A and B along with the evolution of CO2। ये भी फिर से प्रिपरेशन मेथड है K2Cr2 से। उनमें जब अपन इसका जो क्रोमेट लेते हैं FeCrO4, जब अपन FeCrO4 जब काम में लेते हैं, इसमें होता क्या है? FeO
Cr2O3 होता है, FeCr2O4 लिखना चाहिए ताकि इसका जो फॉर्मूला Fe हो एक हो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्रोमाइट ओर है इसको जो ओपन करते हैं Na2CO3 एंड KOH की प्रेजेंस में, तो इसमें बनता क्या है, Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में, और साथ में जो क्रोमियम है वो सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है, इनमें प्रचक्र मात्र का क्या होगा, योग क्या होगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का। यहाँ क्रोमियम +6 है, सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, वैलेंस में जो प्रेजेंट है 4s के भी 3d के भी, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें Fe किसमें है, +3 में। Fe+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं, तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d5 आ जाएगा क्या, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक d का इलेक्ट्रॉन गया, और 3d5 में रूट में 5 × 7 हो जाएगा 35, रूट 35 मतलब 36 होता तो 6 आ जाता, 35 लगभग 6 से हल्का सा कम, लेकिन 6 मान सकते हो आप, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ओके डियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 10th की। द डिफरेंस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू KMnO4 एंड मैग्नीज प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। मतलब दो बातें की जा रही है, दो चर्चाएं की जा रही है। एक तो KMnO4 जब अम्लीय माध्यम ऑक्सैलिक एसिड से अनुमापित किया जाता है, तो KMnO4 ऑक्सीकारक का काम करता है। जब C2O4-2 ऑक्सलेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, खुद तो Mn+2 में आ जाएगा एसिडिक मीडियम में, और इसको CO2 भेज देगा। एक तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट, और एक KMnO4, एक खुद KMnO4 जो है उसके साथ पूछा जा रहा था। KMnO4 है +7 में, सारे इलेक्ट्रॉन जो अनपेड थे वो संभावना नहीं बची, क्योंकि S के भी 2 इलेक्ट्रॉन गए और D5 में भी इलेक्ट्रॉन गए 5 तो यहाँ तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। Mn+2 की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड पड़े, S के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े। अभी थोड़ी देर पहले देखा था 5 × 5 + 2, तो रूट में कितना आ जाएगा 35, तो 6 अप्रोक्स आ जाना चाहिए इसमें भी। चलो डिफरेंस का आ जाएगा 6। नेक्स्ट है 11th, among the VO2 MnO4 minus VO2 plus MnO4 minus Cr2 the spin only magnetic moment value of the species with least oxidizing ability, मतलब सबसे कम ऑक्सीकारक की तरह जो काम कर रहा है उसका चुंबकीय आघूर्ण। देखो आपको पता है कि MnO4 माइनस अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2 से हमने अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें डाइक्रोमेट आ गया, ये भी ऑक्सीकारक की तरह काम में आता है। तो इसमें सबसे कमजोर कौन पड़ गया जरा, VO2 वेनेडियम VO2+, और VO2+ में आप देखो वेनेडियम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यदि वेनेडियम +5 में है तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, 3d के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, बचा क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यदि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बचा है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। 12th द स्पिन ओनली। अब देखो अब इसमें इंटीजर क्या बन सकता है, क्या संभावना बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटीजर बन सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पूछो। ज्यादातर क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से बन रहे हैं और कुछ भी वेराइटी नहीं है, रिएक्शन इसमें इंक्लूड की जा रही है और कुछ नहीं है। MO4-2 का प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा, यहाँ पर M ये मेटल्स दे रखी है, ठीक है, ये वो न्यूनतम मिनिमम। The spin only magnetic moment value of MO4-2 is Bohr magneton, where M is the metal having least metallic radii, ठीक है। इनमें सबसे कम मेटलिक रेडियस किसकी होगी, तो देखो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। अभी रेडियस का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, क्रोमियम हो गया, ठीक, क्रोमियम का मैग्नीज बाद जिंक। आपको पता हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, रेडियस क्या होती है, कम होती है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, रेडियस कम हुई, लेकिन यहाँ रेडियस बढ़ जाती है, और इन दोनों की रेडियस एग्जैक्ट सेम होती है। 137 पिकोमीटर इसकी होती है और 137 पिकोमीटर इसकी होती है, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन किया मैग्नीज की बढ़ गई, तो यहाँ सबसे कम रेडियस के साथ कौन है, क्रोमियम, तो CrO4-2, जहां क्रोमियम +6 में है, और क्रोमियम यदि +6 में होगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, 4s1 का इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3d5 ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट 13 है, नंबर ऑफ कलरलेस लैंथर्ड आयन अमंग द फॉलोइंग, कौन से जो है वो कलरलेस है, रंगहीन है। देखो जहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, देखो जहां पर भी जैसे ये सारे लैंथेनॉइड्स दे रखे हैं, या कोई एक्टिनोइड चल जाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस मुद्दे की बात क्या है, जब भी F14 आ जाए, जब भी F0 आ जाए, वो कलरलेस होते हैं। और यदि इसके बीच में कहीं F1 से लेकर F13 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पर FF ट्रांजिशन होगा और कलर आ जाएगा, तो इससे मतलब रंगहीन है। रंगहीन में कौन आ जाएगा, ल्यूटीशियम है, F14 आ गया, लैंथेनम F0 आ गया, ये दोनों कलरलेस होंगे। इनमें नहीं होगा, यूरोपियम F7 आ गया, F4 आ गया, सेमेरियम है, F8 जो भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कलरलेस हो जाएंगे। इसमें दो ऐसे जो कलरलेस है, ठीक है।
नेक्स्ट 14th ये बोल रहा है कि जो मेटल्स दे हिंदी में पढ़ते हैं, ये जो मेटल्स है में से किस संक्रमण धातु M का द्वितीय आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक है, M प्लस का प्रचक्रण चुंबक, मतलब अपने को इनमें से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट बतानी है और इनमें उसका चुंबकीय गुण बताना है। ठीक है, तो सेकंड की बात करता हूं। सेकंड फिर से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल है वो कहां से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से होना चाहिए। तो आपको बता दो इसमें देखो हर किसी में स्कैंडियम है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से होगा, 4s1 से होगा। टाइटेनियम है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां होगा, 4s1 से होगा। वेनेडियम है, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 4s1 से होगा। क्रोमियम है, सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d5 से होगा। मैग्नीज है, उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव 4s1 से होगा। Fe सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किससे होगा, 4s1 में होगा। तो इसका मतलब जो D5 है वहां से रिमूव हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन D5 से हो रहा है रिमूव, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हो रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो हाई आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पूछा जा रहा है M प्लस का प्रचक्रण चुंबकीय, M प्लस का पूछा है। M प्लस बोले तो क्रोमियम +1, क्रोमियम +1 है तो क्रोमियम 3d5 ही मिलेगा। 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी अपन ने किया था। रूट में 5 × 7 रूट 35 हो जाएगा, तो रूट 36 जो 6 हो जाता है ना, 5 पॉइंट समथिंग, तो ये भी 6 के अप्रोक्स काम करेगा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट है, चलो तो ये सारा कंटिन्यू अपन ने डिस्कस कर लिया। अब कुछ काम की बातें जो मैं इस चैप्टर के एसेंस के हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन किस तरह से डील किया हुआ है, किस तरह से हर एक लॉजिक और कंसेप्ट रखा, मुझे एक बात समझानी है, तो वापस उस बात पे आ रहा हूं मैं। हमने जब डिस्कस किया तो आपने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। स्टेटमेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो एग्जैक्ट बिना कोई चेंज के एनसीईआरटी की हैंड टू हैंड रखी गई है। आप एआर के कुछ क्वेश्चन देखे स्टेटमेंट टाइप के, उसमें भी थे, तो वो भी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन थी। अब खास बात क्या थी, जब एनसीईआरटी की लाइन थी तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो लिखे हुए, जो सॉल्व क्वेश्चन वो भी यहाँ रखे हुए थे। तो एक तो सारी बातें जो पूछी जा रही है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछी जा रही है, और ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया जा रहा। जब एआर में रख दिया तो उसी क्वेश्चन जब ट्रू फॉल्स में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा चेंज किया, हल्का फुल्का चेंज किया, क्योंकि उसी कंसेप्ट को घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, अब आप जनरली देखो क्वेश्चन कहां से किस तरह से आ रहे हैं। मेनली क्वेश्चन आपने देखा कि K-4 है, K2Cr2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से उनके आ रहे हैं। उन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में भी K2Cr2 7 के तो क्रोमिल क्लोराइड के कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल गए। और यदि बात करूं K-4 तो उसका मेनली प्रिपरेशन मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्साइड के क्वेश्चन थे, उनकी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन थे, बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, और रेडियस का कोई एक आधा क्वेश्चन था, आयोनाइजेशन एनर्जी के 1-2 क्वेश्चन थे। लेकिन आप खास बात देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कोई रैंडम नहीं पूछी जा रही। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्या पूछा जा रहा है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन क्या रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से पीरियड वाइज काम करोगे मैंने बता दिया है। और ये बताया कि लेंथेनोड में 3 जगह D1 मिलता है, एक्टिनोड में 5 जगह D1 मिलता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए एक्सेप्शनल केस का। और इस वजह से अपन कॉन्फ़िगरेशन की सही कर सकते हैं। तो देखो एटॉमिक प्रॉपर्टी फिक्स है, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन एटोमाइजेशन एनर्जी का भी था जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वहां पर कोई इतना सेगमेंट नहीं अच्छा खासा पूछा जा रहा है क्वेश्चन का। और जब मॉलिक्यूल्स जो इनके कंपाउंड्स है, चाहे ऑक्साइड है, चाहे K2Cr2 से, चाहे K-4 है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट अपने को समझ आ रहा है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो एक एसेंस रूप में आपके साथ बात हो गई है, क्वेश्चन सारे अपने डिस्कस किए हैं, और सीएलसी के इस प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा क्वेश्चन मतलब कितने इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर बहुत प्यार से चीजें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सिखाई जाती है। और एक पीवाईक्यू का जो ये तोहफा है, आप हर एक बच्चा देखो, ये हम लोग मतलब फ्री में रख रहे हैं, यूट्यूब पे रख रहे हैं, ताकि हर बच्चे को इसका फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, मतलब जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अपने को पीवाईक्यू के क्वेश्चन उसके लिए बुक खरीदनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ से उसमें सॉल्यूशन अलग से देखो, फिर सॉल्यूशन वहां पर लिखे रहते हैं, दिक्कत आती है। तो एक बच्चा जहां तक ये मतलब जहां तक ये दिक्कत आ रही है कि पीवाईक्यू उनको नहीं मिल रहा, उन तक आप पहुंचाएं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेवारी यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। ठीक है, और आपने पूरा देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।